initiator, gatekeeper, very good, influencer, decider, और last में buyer, and last में user. Very good. So these are the consumer roles. ठीक है, कंज्यूमर के ये सारे क्या होते हैं, रोल होते हैं. सबसे पहला कौन था? Initiator is the person who give authority to the other person to solve the problem. Like I already give the example for that, that if in a office printer is not working, so the higher management give the authority to the admin to solve the problem by purchasing a new printer. So that person is known as the initiator, who basically initiate toward the पहल जो करता है सबसे पहले toward the problem. आगे बात समझ में. Second point, gatekeeper is the person who is able to understand the authority. They are able to understand the problem, and after that he will decide to purchase the product, right? He is able to analyze the problem too, and he is going to basically try to solve the problem. ठीक है, तुम लोगों ने लिखा था ना इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, सब लिखवाया था मैंने. Basically, like he is going to ask from the some of the friends and families that which of the printer is better. Yes, I give the example of the tuition as well. ठीक है कि लाइक ये तो ऑफिशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया. एक ट्यूशन से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको एक, कि क्या होता है कई बार कि आपके जो मतलब एक फैमिली है जहां पर एक बच्चा है जिसका पढ़ाई वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ट्यूशन के लिए सोचा जा रहा है. अब ये ट्यूशन में क्या है कि फादर जो है ही इज एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम दैट माय चाइल्ड इज नॉट एबल टू बेसिकली स्टडी प्रॉपरली और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ही रिक्वायर्ड अ ट्यूशन, राइट. एंड उसकी ऑथोरिटी उन्होंने अपने घर में किसको दे दिया, अपने फादर को दे दिया कि आप इसके लिए ट्यूशन देखिए, राइट. तो गेट कीपर जो होगा वो होगा क्या कि वो एक्सपर्टीज होगा, उसको इंफॉर्मेशन को वो ऑब्टेन करेगा कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, कौन सा प्रिंटर लिया जाए इन द केस ऑफ द ऑफिस, एंड इन द केस ऑफ द ट्यूशन कि कौन सा ट्यूशन लिया जाए, होम ट्यूशन, कोचिंग सेंटर भेजा जाए, ऑनलाइन ट्यूशन लिया जाए. सो आई गिव द एग्जांपल लाइक दिस, राइट. नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर कैन बी द सेलर एज वेल. ठीक है, इन्फ्लुएंसर जो होगा जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जिसके वर्ड से आप क्या होंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. कई बार आप देखते होंगे कि जो सेलर है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको जब सबका प्रॉस एंड कॉन्स बताता है सब प्रोडक्ट का, तो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू एनालाइज यू आर गोइंग टू परचेज, राइट. सो इन्फ्लुएंसर कौन होगा, जो आप अपने वर्ड से आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, आपके परचेजिंग डिसीजन को चेंज कर देगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि घर का मैंने बताया था कि होम ट्यूशन पर्सन चाहता है, लेकिन फिर अगर वो मान लीजिए कोचिंग सेंटर भेजना चाहता है, तो वो जो पर्सन होगा जो ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे वो कहेंगे नहीं आप होम ट्यूशन लीजिए, बच्चे के ऊपर ज्यादा बेटर ही कंसंट्रेशन होगा टीचर का, राइट. सो बाय द वर्ड्स व्हेन यू आर इन्फ्लुएंस्ड एंड योर परचेजिंग डिसीजंस आर इफेक्टेड, you are going to change the decision. That is known as that person is known as influencer. Decider can be the authority. जैसे प्रिंटर के केस में हो सकता है कि आपने देख लिया कि मुझे कौन सा प्रिंटर लेना है, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, ऑथोरिटी, जैसे हायर मैनेजमेंट, कि नहीं आप यही वाला फाइनल जो है आप प्रिंटर परचेज करो. बायर वो हो जाएगा जो एडमिन है, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, और यूजर पूरी ऑफिस हो जाएगी, क्योंकि वो जो आपका प्रिंटर खरीदाया वो पूरे ऑफिस के लिए बेसिकली परचेज हुआ. सो दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर रोल्स. In today's class, we are going to understand that what are the types of consumer. कितने types के आपके consumers हैं और वो कैसे vary करते हैं. देखिए, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर वेरी डायनेमिक, बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं. हमेशा उनके परसेप्शन जो होती है उसमें चेंज होती रहती है, चेंजेस आती रहती है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आज हम लोग एडवर्टीजमेंट देख करके भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट जो हम खरीदते थे, जो हमारी हैबिट थी, उसको छोड़कर फिर हम नया कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट. अब जैसे पहले का टाइम क्या था कि द पीपल आर वेरी मच बेस्ड ऑन द रेस्टोरेंट, वो हमेशा रेस्टोरेंट जाते थे, खाते थे. लेकिन आजकल क्या, स्विगी और जोमेटो की वजह से उनका विजिट
झंझट कम हो गया, बल्कि वो घर पर ही ऑर्डर कर लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ द न्यू मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट ऑप्शंस, द पीपल परसेप्शंस आर चेंज. एंड समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जब आपके पास ऑप्शंस नए प्रोडक्ट के आ जाते हैं, तो आपका जो हैबिट होता है वो भी उसी तरीके से डेवलप होता है. आजकल देखो छोटे से छोटे बच्चे जो है, दे आर यूजिंग मोबाइल फोन फॉर द स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स, फॉर इवन अटेंडिंग द क्लास. कोविड के टाइम से अब उनकी हैबिट हो गई ऑनलाइन क्लास को लेने की, है ना. छोटे से छोटे बच्चे, आई एम सेइंग, जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल, राइट. सो द ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो कंज्यूमर्स आर टोटली डायनेमिक. देयर नीड इज नॉट सिमिलर. उनका सबका नीड जो है वो सिमिलर नहीं है, उनका परचेजिंग हैबिट सिमिलर नहीं है, ठीक है. और इसके बहुत सारे रीजन है. कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कल्चरल, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, आपका बिहेवियरल फैक्टर्स हो गया, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हो गया. तो ये भी हम लोग करेंगे, ये जितने भी फैक्टर्स मैं बता रही हूँ ये सारे करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. आ रही बात समझ में. तो कंज्यूमर जो होता है उसकी जो स्टडी होती है, जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी होती है, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर, it is an expensive procedure, and expertise in the marketing are required to study the behavior of consumers. So consumers जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं कि वो स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, मॉल में, समझ में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा आपके अभी कॉलेज के पास कौन सा मॉल है, पीएनए मॉल है ना. सो पीएनए मॉल में देखा होगा आपने कि बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर्स हैं. कुछ लोग जाते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं, खरीदते नहीं है, दे आर एक्सप्लोरिंग. इसको तो विंडो शॉपिंग कहते हैं बहुत लोग इसको, है ना. हाँ, प्राइस पूछते, लेकिन नॉलेज गेन करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं. कुछ वैंडरिंग कस्टमर्स होते हैं, कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे, जो भी ब्रांड का खरीद रहे उसी ब्रांड का हमेशा ही प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे. तो इस तरीके से बहुत टाइप के आपके कंज्यूमर्स हैं, वो सारे लिखते चलिए. लिखिए सारे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. उसके बाद VCDH कराऊंगी. सुना है? VCD सुना है ना? VCD भी नहीं सुना? नहीं सुना. अच्छा, तुम लोग अभी के बच्चे हो ना, इसीलिए 90s वाले बच्चों को पता है. चलिए सबसे पहले लिखिए लॉयल कस्टमर्स. टाइप्स ऑफ कस्टमर में सबसे पहले लॉयल कस्टमर. लॉयल कस्टमर, ठीक है. अच्छा, अब लॉयल कस्टमर नाम से पता लग रहा है, उनका जो प्रेफरेंस होगा वो एक ब्रांड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. अगर वो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, देखो मोबाइल फोन जो होता है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है, तो आप हर दिन तो उसको खरीदते नहीं हो, तो ये वैरी कर सकता है. ड्यूरेबल प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, तो हो सकता है कि इस बार आपने OnePlus ले लिया, आफ्टर 3 years maybe you are going to purchase Apple. That can be possible, but some people are like that if he started purchasing Apple phone, that person is going to continue with that, right? So these people are very loyal, है ना. सो लॉयल्टी में आपका ब्रांड जो होता है, ब्रांड का जो प्रेफरेंस होता है, वो लॉन्ग टाइम तक आप सिमिलर ब्रांड को क्या करते हो, प्रेफर करते हो, आपकी प्रायोरिटी वही होती है, ठीक है. और इस टाइप के जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग योर सेल्स ऑल्सो. हाउ? बाय बेसिकली यूजिंग द वर्ड ऑफ माउथ. जैसे मान लीजिए, इफ आई एम परचेजिंग OnePlus मोबाइल फोन, आई एम गोइंग टू सजेस्ट द अदर पीपल एज वेल. If you want to purchase the phone, you can purchase this OnePlus only, right? So in short, this is the way I am advertising. And if you are purchasing the expensive product, like mobile phone is not a 1-2 rupees product, we have to pay 1,000, 10,000, 15, 20, 25 like this. So in short, your friends, your family is going to influence from your words as well. So the loyal customer is a kind of asset for the company. वो कंपनी के लिए asset है जो उनको profit देते चल रहे हैं long time तक, ठीक है. और यही जो लॉयल कस्टमर्स हैं आपकी कंपनी के डूबने के टाइम पे, अगर डिसोल्यूशन होता है आगे चल के कंपनी का, तो यही लॉयल कस्टमर जो होंगे वो आपको उस समय भी इनकम देंगे, ठीक है. सो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कस्टमर लॉयल प्रोग्राम कितने सारे ब्रांड्स चलाते हैं, है ना. लॉयल्टी पॉइंट मिलती है, अगर आप
5,000 का शॉपिंग करते हो और अगेन फिर 5,000 का शॉपिंग करते हो आप, क्योंकि आजकल हर एक डेटा मेंटेन है ना, तो 5,000 का अगेन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको फिर कुछ लॉयलिटी पॉइंट्स मिल जाती है, जैसे 500 पॉइंट मिल गया और ये 500 रुपीज के इक्विवेलेंट है, तो अगले बार आप जब भी शॉपिंग करोगे यू विल गेट 500 डिस्काउंट, राइट? सो द कंपनी वांट टू मेक कस्टमर्स लॉयल टुवर्ड देयर ब्रांड. It is very expensive to get new customer rather than retain the loyal customer. यानी अगर आप लॉयल कस्टमर को रिटेन करके रखते हो तो वो आपके लिए कई बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली जब आप एक नए कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करते हो. ठीक है, आगे बात समझ में. और ये जरूरी नहीं है कि दिस इज ओनली विद द ड्यूरेबल प्रोडक्ट. सम पीपल आर वेरी, ये देखो ये आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ नहीं है, बता देती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं बने हैं, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर. तो दिस इज हैपनिंग विद द ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल. अगर आप बिस्किट्स खरीदते हो तो कई लोग हैं जो आज भी हाइड एंड सीक पसंद करते हैं, बॉर्बन पसंद करते हैं, ना कि टाइगर. कुछ लोग को टाइगर ही पसंद है, कुछ लोग को पार्ले जी ही पसंद है. सही बात है. सो द प्रेफरेंस इज totally because you like that product because of its quality and taste if it is a eatable item. सही बात है. क्लियर हो गया. लॉयल कस्टमर्स कौन होते हैं, समझ में आया सबको? ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे हमेशा लॉन्ग टाइम तक. और if he is speaking, why you are speaking? Just wait. हाँ, once he complete then you will. हाँ, पॉसिबिलिटी है कि वो नया मॉडल खरीदेंगे लेकिन कंपनी प्रेफरेंस उनका मे बी वही सेम हो. लेकिन देखो आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना, इन द 21st century आई एम टॉकिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ड, तो लॉयल कस्टमर्स बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर. समझ रहे हो ना? व्हाई? बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी मच इन द मार्केट. अभी आप तुम देखो कि बाइक के लिए देखो हमेशा एक नया मॉडल आ रहा है, नया मार्केट में आपको मॉडल दिखेगा हमेशा. जैसे रॉयल एनफील्ड आया फिर जावा आ गया, है ना? अब लाइक दे बोथ आर बिकम कॉम्पिटिटर. उसके साथ साथ अभी हाँ एंड देयर इज वन मोर कंपनी प्लैटिना, बजाज का प्लैटिना कुछ है. दे ऑल्सो मेक द long bikes but in the low cost, right? So in short we understand that the preferences are because they have multiple option, so it is very difficult for the customer to be in this with the same brand. तो आजकल practically अगर बोला जाए तो 21st century में it is little bit impossible, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में we have something to prove. Like if I have duster, I can show it. Yes, I have this. I can see the quality of that, right? But in the service, everything is invisible in short. But yes, you can experience the thing. चलिए, okay. मैम आप VCD का बोल रही हो? हाँ, इतनी देर से वही तो बता रही हूँ कि if the person is basically purchasing, for example, if you are purchasing atta, white flour, but you are always preferring Ashirwad atta, you are not purchasing Patanjali and other brands. Okay, so it means you are giving priority to the Ashirwad atta. You are not purchasing other companies. Okay, and if the person is purchasing the local one, local atta खरीद रहा है, खुला आटा खरीद रहा है, so उसका एक अलग है, वो एक अलग loyalty है, वो हमेशा ही वही खरीदेगा local. But if you are purchasing Ashirwad and you are purchasing all the time Ashirwad atta, so that is basically a loyalty. Okay, that you are always preferring only one brand, and that is Ashirwad for the white flour. But always remember, it is not necessary that if you are purchasing product of one brand, you are going to purchase every product of that brand. इसका मतलब ये है कि अगर आपने आशीर्वाद आटा खरीद लिया है ना, तो जरूरी नहीं है कि आशीर्वाद अब जो भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे आप सारे प्रोडक्ट ही खरीदोगे. हाँ, देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ट्रस्ट ओवर द प्रोडक्ट, बट वंस यू विल चेक दैट इट इज नॉट suitable. For example, if you purchase the turmeric powder of the Ashirwad and you find that it is not as such of the quality, so you are going to stop with that product, but yes, you are going to purchase atta again and again. So it is not इक्वल कि हाँ आप हर एक ही प्रोडक्ट उसका खरीदना शुरू कर दो.
ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ब्रांड और प्रोडक्ट की भी लॉयल्टी कई बार होती है कि आप एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हो और वही कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो। आगे बस समझ में, लिखिए इसमें लॉयल कस्टमर्स में। हाँ हाँ नहीं, फॉर द कंपनी देयर इज नो डिसएडवांटेज, ठीक है, देयर इज नो डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी, इट इज अ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि आप हमेशा ही एक ही आप लॉयल कस्टमर्स को बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वैसे कस्टमर को बनाइए जो आपकी कंपनी के साथ रिटेन करे, जो रिपीट परचेजर हो, बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदते हो। आप हमेशा ऐसे कस्टमर्स को ही बनाइए, ये खुद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि नए नए कस्टमर कितने बार ढूंढोगे अपनी कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव एज वेल, राइट। चलिए लिखिए लॉयल कस्टमर्स कौन होते हैं, लिखिए इसमें। एंड प्लीज एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, लिखिए दे हैव बाउट योर प्रोडक्ट। लॉयल कस्टमर कौन होते हैं, लिखिए they have bought your product and keep coming back for more, and keep coming back for more, they have bought your product and keep coming back for more, यानी ये आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और बार बार आएंगे खरीदने के लिए, राइट। लेकिन ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा, कन्वीनियंस और एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो हो सकता है आपका रिपीट परचेज हाई हो, यानी वैसे प्रोडक्ट है जैसे बिस्किट है, एक पैकेट खरीदा खा लिया, कल फिर खरीदेंगे, कल खा लिया फिर अगेन नेक्स्ट डे फिर खरीदेंगे, राइट। बट इट इज नॉट सिमिलर विद द मोबाइल फोन, टेलीविजन एंड वॉशिंग मशीन, राइट। वी आर इनकरिंग मोर कॉस्ट इन दैट एंड दैट इज ड्यूरेबल। ऐसा नहीं कि आज खरीदा वॉशिंग मशीन कल फिर खरीदने चलेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, right? So it is vary to product according to the product which is offered in the market. Our loyalty is like that only. Repeat purchases हर दिन हो या हर साल हो, if we are preferring the same brand, it is brand या फिर it is loyalty, ठीक है। आगे लिखिए they share information, जो loyal customers होते हैं they share information about your product through word of mouth, and social media platform, and social media platform. What does it mean? Like they are going to give the information about that product to the another people, बाकी लोगों को भी वो बताएंगे कि देखिए ये प्रोडक्ट लीजिए, ये अच्छा है, ड्यूरेबल है, चलेगा। तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है जब आप रेफर करते हो प्रोडक्ट को किसी को, और रेफरेंस ज्यादातर आप किसको करते हो, अपने फ्रेंड्स को करोगे, नोन को करोगे, ठीक है। और आजकल एक नया ट्रेंड है दैट पीपल आर राइटिंग अबाउट द प्रोडक्ट ओवर द सोशल मीडिया एज वेल, राइट। सो दैट इज नोन एज ब्लॉगिंग। ब्लॉग बनाते हैं वो कई बार नए प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, बिल्कुल लिखते हैं वो, है ना। सो इन शॉर्ट basically they are giving information about their experience with the product to so many people. तो वर्ड ऑफ माउथ तो उन्हीं लोग के साथ, लिमिटेड लोगों के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि जिनको आप जानोगे आप उन्हीं को बोलोगे। रोड पे चलते चलते सबको पकड़ के तो नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट परचेज के, नो, वी कैन नॉट डू दैट, बट वी कैन बेसिकली जो नोन है उनको बताएंगे। बट थ्रू द सोशल मीडिया वी आर गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द मास पीपल, मास कंज्यूमर्स को भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन लॉयल कस्टमर अगर है तो आपके लिए वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे। अगर वही उनका लॉयलिटी नहीं है और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो दैट विल कन्वर्ट टू द नेगेटिव पब्लिसिटी एज वेल, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। बट यहाँ हम लोग लॉयल कस्टमर के बारे में बोल रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू स्प्रेड द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। यहां तो ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट ठीक है, आगे लिखिए कस्टमर्स एक्सपीरियंस
और ये लॉयलिटी तभी पॉसिबल, आप ये मत सोचिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे सेल करेंगे तो लॉयलिटी कैन बी पॉसिबल. लॉयलिटी कैन बी पॉसिबल विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ऑलवेज रिमेंबर इट. ठीक है, लिखिए कस्टमर्स एक्सपीरियंस विथ योर प्रोडक्ट. कस्टमर एक्सपीरियंस with your product and sure you don't mess up with them, and sure you don't mess up with them. यानी जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे इन्होंने लाइन को थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला है, लेकिन इन्होंने एक्चुअली ये कहना चाह रहे इस लाइन से कि कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, वो प्रोडक्ट को वो बहुत पसंद करे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद ही कस्टमर जो है वो आपके लिए लॉयल रहेंगे. और उनके साथ मेसअप मत कीजिए, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट मत बना के दीजिए कि उनका एक्सपीरियंस वर्स हो जाए. ठीक है, तो डोंट मेस अप विद द कस्टमर. ठीक है, इन शॉर्ट अगर तुम लोग को बहुत ही मैं Yes, ma'am. अब सेकेंड लिखिए नीड बेस्ड कस्टमर्स. नीड बेस्ड कस्टमर्स. नीड बेस्ड कस्टमर्स. नीड बेस्ड कस्टमर. नीड बेस्ड कस्टमर. अच्छा, तुम लोग को मैं एक क्वेश्चन करती हूँ. जैसे तुम लोग में से बहुत लोगों की फैमिली में ऐसे कुछ ना कोई लोग होंगे, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपका ब्रदर सिस्टर, कोई भी ऐसे होंगे जिनको जरूरत जब पड़ेगा तभी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे. ऐसे हैं कुछ? जब भी उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ लोग होते हैं मोबाइल फोन दे आर चेंजिंग ऑलवेज बिकॉज दे वांट टू बी ट्रेंडी. ठीक है, ट्रेंड में रहना चाहते हैं, लेटेस्ट मॉडल को यूज करना चाहते हैं, इसीलिए वो खरीदते हैं. सम पीपल आर लाइक दैट कि अगर जब तक मोबाइल फोन एकदम खराब ना हो जाए, चलना बंद ना हो जाए, वो नहीं खरीदते हैं. सही बात है, इवन आई एम ऑल्सो लाइक दैट. ठीक है, हाँ. सो दिस इज टोटली अ नीड बेस्ड कस्टमर. अल्टीमेटली उनको जब तक एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो नहीं खरीदेंगे. ठीक है, तो नीड बेस्ड कस्टमर वही होते हैं, जरूरत के अनुसार खरीदेंगे. शौक में, लग्जरियस लाइफ के लिए, स्टेटस के लिए they are not going to purchase the product, but because it is an extreme need for that person is going to purchase it. ठीक है, और ये चीज बहुत लोग के साथ, ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट के साथ तो बहुत बार होता है. ठीक है, जैसे आपके बाइक हो गया, ये सब बहुत रेयर लोग होंगे जो शौक के लिए खरीदते हैं. कई बार वो जब एकदम जरूरत अब पड़ गई है तभी उन्होंने खरीदना है. ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं these customers buy your product because they have a need, and know that know that your product will satisfy it. यानी कि ये जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे और आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे जब उनको लगेगा कि वो नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. ठीक है, नो दैट योर प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई इट, यानी नीड जो है वो फुलफिल हो जाएगा. नीड जो है वो, जो प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट से अपने उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आगे लिखिए they know what they are looking for. अभी एक चीज मैं बताती हूँ, जो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो नीड बेस्ड कस्टमर होंगे, वो उनको पता होगा उनको क्या खरीदना है. अब जैसे घर में सॉल्ट, हाँ घर में सॉल्ट नहीं तो पता है सॉल्ट खरीदना है, कौन से ब्रांड का खरीदना वो भी पता है उनको. लेकिन जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे कि भाई अपसेलिंग हो जाए उसकी कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि खरीदना तो है ही. अब घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, गारंटी वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, 5-10 साल हो चुका है वॉशिंग मशीन को, तो अब खरीदना तो नया है ही, वो तो एकदम श्योर है. बट हो सकता है कि वो पर्सन बोलेगा कि मैं सैमसंग का खरीदना चाहता हूँ. अब जो वहां के सेलर्स होते हैं वो देख रहे हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट है, ये घूमने फिरने नहीं आए, ये खरीदेंगे, तो वो क्या करेंगे कि भाई 20,000 उनका बजट है तो कोशिश करेंगे कि 25,000 का खरीद ले, तो अपसेलिंग करवाने की कोशिश करते हैं ऐसे कस्टमर को, क्योंकि ये कस्टमर ने खरीदना है प्रोडक्ट, इसके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है. आ रही बात समझ में? चलिए, मतलब उसको पता है कि अगर वॉशिंग मशीन नहीं खरीदा तो कपड़े खुद से धुलने पड़ेंगे, तो दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन शॉर्ट, राइट. चलिए, सबको समझ में आ गया कि कौन होते हैं ये?
अब आगे लिखिए, आगे लिखिए, सेटिस्फाइड तक लिख लिया ना, आगे लिखिए, दे नो व्हाट दे आर लुकिंग, मतलब ये किसके टर्म में बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है आपके मार्केटर कैसे सोच रहा है नीड बेस्ड के बारे में। सो दे नो, मतलब जो मार्केटर्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, दे नो दैट दे आर लुकिंग, आगे लिखिए, दे नो दैट व्हाट दे आर लुकिंग, दे नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड आगे लिखिए, यू विल स्ट्रगल टू अपसेल, you will struggle to upsell to them. They know what they are looking for, and you will struggle to upsell to them. Upsell और cross sell क्या होता है मैं अभी बताऊंगी. They know what they are looking for and you will struggle to upsell to them. upsell का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके बजट से ज्यादा रेट का वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए. अब जैसे सैमसंग है, दे आर बेसिकली सेलिंग ईच एवरी टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन मॉडल, यानी उनके पास 15,000 का भी होगा, उनके पास सेमी जो ऑटोमेटिक होगा वो 10,000 का भी होगा, और उनके पास 50 से 60,000 तक का भी अच्छा खासा वॉशिंग मशीन अवेलेबल होगा. ठीक है, अब ये जो पर्सन है वॉशिंग मशीन परचेज करने वाला है, ये आदित्य विजन में गया. अब वहां पर तो क्या वैरायटीज है, मल्टीपल ब्रांड है, राइट. अब जो वहां का कस्टमर्स जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा कि भाई आप 20,000 का खरीदना चाहते हो, नहीं आप 30,000 का खरीद लो, इससे बेटर इसमें फंक्शंस है. तो ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अब सेल करने का. अब सेल का मतलब होता है जो आपके बजट है उससे ज्यादा का जब आपको बाय वर्ड इन्फ्लुएंस कर दे कस्टमर एग्जीक्यूटिव, तब जब आप खरीद लेते हैं विद द ट्रस्ट, तो उसको कहते हैं अपसेल. क्रॉस सेल का मतलब होता है कि जो मेन प्रोडक्ट है, अब जैसे मान लीजिए कि इस डस्टर के साथ मार्कर की भी रिक्वायरमेंट है, तभी ना डस्टर का यूटिलाइजेशन है, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेल. जब आप किसी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल फोन परचेज किया तो ईयरफोन आपको परचेज करने के लिए कस्टमर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप ये भी खरीद लो, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग. जब मेन प्रोडक्ट के साथ कोई एक और प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हो, है ना, जैसे आपने शर्ट लिया तो उसके साथ आपने ट्राउजर भी आपको वो परचेज मतलब सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेल. इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेल. अभी बस समझ में, इन दोनों का यूटिलाइजेशन एक साथ ही हो सकता है, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन द शॉपकीपर जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, दैट पर्सन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू कि आप ये भी खरीद लो. इवन आजकल ई कॉमर्स में भी ये चीजें हो रही हैं कि जैसे ही आप मोबाइल फोन जैसे कार्ट में ऐड करोगे, नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा. हाँ, आप क्या क्या सजेशन मिल सकता है कि फोन के साथ आप ले लो ये कवर, और कवर के बगल में एक ईयरफोन है ना, टेम्पर्ड ग्लास, ऐसे करके ऑप्शंस आने लग जाते हैं. तो दिस इज दिखाना पड़ेगा, है ना, दैट इज नोन एज द क्रॉस सेल. बट जो क्रॉस सेल होता है जरूरी नहीं कि हर बार सक्सेसफुल हो, यानी जरूरी नहीं कि मोबाइल के साथ आपको ईयरफोन देने की कोशिश करे तो आप खरीद ही लो हर बार. ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया. तो अपसेल का मतलब है जो बजट से ज्यादा का जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो. बजट का मतलब है जैसे आपने सोचा 20,000 का खरीदना है और आपने खरीद लिया 30,000 का, तो दैट इज अपसेल्स. और अपसेल्स ना इंपल्स परचेजर के साथ बहुत ज्यादा होता है. चलिए मैं वो भी बताऊंगी कि कौन होते हैं इंपल्स परचेजर. तो नीड बेस्ड कस्टमर समझ में आ गया, ये डिसाइडेड होंगे, इनको प्रॉब्लम पता है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से प्रोडक्ट इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सारा का सारा चीज डिसाइडेड होगा. ठीक है, आगे. और ये जो कस्टमर्स होते हैं ना, ये आपके लॉयल कस्टमर बन सकते हैं. दीज कस्टमर्स विल बिकम द लॉयल कस्टमर एज वेल. ठीक है, ये आपसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू डू द चिट चैट विथ यू ऑल. ठीक है, मतलब नॉट इन दैट सेंस, मतलब जितने कस्टमर एग्जीक्यूटिव के साथ ये बातें नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ये सिर्फ काम की बातें करेंगे कि विच प्रोडक्ट इज सूटेबल एंड विच वन इज गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड. बस उतना इनको समझ आया, ये फिर फाइनली परचेज कर लेते हैं. आगे बस समझ में, और इनको खरीदना ही है तो इनके लिए इनके ऊपर फोकस भी किसका रहेगा, कस्टमर एग्जीक्यूटिव का रहेगा. They don't believe in chit chat and they will convert to the loyal customers as well. वो लॉयल कस्टमर भी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं. क्लियर, यहां तक समझ में आया.
हाँ मतलब ये डिसाइडेड होंगे लेकिन एक्सट्रीम रिजिड नहीं होंगे। मतलब इन शॉर्ट उनको सैमसंग का खरीदना है वॉशिंग मशीन, लेकिन कौन सा खरीदना है, आजकल तो खैर लोग इतना सर्च कर लेते हैं, कौन सा वाला खरीदना है, मे बी अगर वो डिसाइड भी करके गए लेकिन वहां पर अगर उन्होंने बोला कि नहीं इससे अच्छा ये मॉडल लीजिए, लेटेस्ट है और 5,000 रुपए महंगा है, तो वो खरीद लेंगे। निगोशिएशन कैन बी, निगोशिएशन तो सारे कस्टमर्स करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में निगोशिएशन नहीं कर सकते ना जो खास करके ब्रांडेड और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, आपको वॉशिंग मशीन में भी अगर आप जा रहे हो अगर उसका प्राइस 27K है तो ये मतलब हार्डली दे आर गोइंग टू 2,000 रुपीज डिस्काउंट, और वो खुद से दे देंगे बट उससे कम वो नहीं करेंगे। ठीक है, सब्जी और वो तो नहीं खरीद रहे हो, उसमें बार्गेनिंग लोग करा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट पॉसिबल विद द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दे नीड टू सर्व क्विकली। और ऐसे जो पर्सन होते हैं, कोई भी कमेंट मत करो, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा सारा। जो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पर्सन होंगे ये अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत क्विक होते हैं। जैसे अगर आज प्रॉब्लम आया तो आज ही से नीड अगर अराइव हुआ तो दे आर गोइंग टू सॉल्व इट विद इन अ वीक। कुछ ही समय में अपनी नीड को भी, वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दे आर वेरी क्विक, बहुत जल्दी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे लिखिए, इम्पल्सिव कस्टमर। यही मैंने बताना था, इम्पल्सिव कस्टमर, इम्पल्सिव कस्टमर्स। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो रहा है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन, बिकॉज आई एम Yes, यूजिंग अ लाइव ma'am. एग्जाम्पल, हाँ लाइव एग्जाम्पल अ लॉट, तो मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ओके। No, ma'am. इम्पल्सिव कस्टमर्स कौन होते हैं? तो इम्पल्सिव कस्टमर के बारे में आपको एक शॉर्टकट में छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऋषि, बेटा आपका क्या नाम है? अमृत। अमृत और ऋषि दोनों बच्चे गए शॉपिंग के लिए, मतलब ऐसे कुछ देखने के लिए मार्केट गए। अब मान लीजिए कि अमृत को कुछ खरीदना था, ऋषि को कुछ नहीं खरीदना था। ठीक है, लेकिन ये फ्रेंड है तो साथ में चले गए मार्केट। फ्रेंड्स के साथ हम मार्केटिंग करने चले जाते हैं, भले आपको खरीदना हो या ना हो। ठीक है, अब इसने जो शर्ट लिया, इसने एक शर्ट खरीदना था, इसने खरीदा। आप वहीं खड़े थे, आपने अचानक से एक पोर्ट्रेट देखा, बहुत ही अच्छा लगा आपको देखने में, और आप गए और आपने वो पोर्ट्रेट खरीद लिया। तो ये होते हैं इम्पल्सिव कस्टमर्स। इम्पल्सिव कस्टमर्स वो कस्टमर होंगे जो कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि उनको खरीदना क्या है। ठीक है, उनका कोई हो सकता है नीड भी ना हो प्रोडक्ट का, लेकिन चूंकि उनका जो सेंस है, सेंस जो 5 सेंस होता है वो काम करता है इम्पल्सिव कस्टमर का, कि अचानक से आपने देखा कुछ, आपको अट्रैक्टिव लगा कोई प्रोडक्ट, तो आपने उसको खरीद लिया। कई बार तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है प्रोडक्ट का कि आपको पता नहीं कि उसका यूटिलाइजेशन क्या, पर आपने खरीद लिया। दैट कैन बी इवन पॉसिबल, राइट? तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव customers who are purchasing the product because of their feeling, or in short they are basically very much attracted toward the product because of utilization of their 5 senses. अब जैसे आप गए शर्ट खरीदना था, आपने कोई स्टफ देखा शर्ट का, आप स्टफ जब आपने टच किया तो स्किन इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस, आई गेस आप लोगों को पता होगा। तो आपको लगा कि स्टफ बहुत अच्छा है तो आपने उस बेसिस पे खरीद लिया। हो सकता है कि भाई अमृत जब तक शॉपिंग कर रहा हो तब तक आपको कहीं से डोसा की स्मेल आ रही हो, फ्रेग्रेंस आ रही हो, तो दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द नोज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपको भूख लगी और आप डोसा खरीदने चले गए, खाने चले। सो दे आर नोन एज इम्पल्सिव परचेजर और कंज्यूमर। अब डिसाइड नहीं करके आए थे कि डोसा खाएंगे, डिसाइड नहीं करके आए थे पोर्ट्रेट खरीदेंगे, डिसाइड नहीं करके आए थे कि वो शर्ट खरीदोगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वाज लाइक दैट यू आर अट्रैक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू परचेज द प्रोडक्ट। तो दे आर नोन एज इम्पल्सिव परचेजर। क्लियर हो गया ये टर्म? समझ में आया? लिखिए These टाइप ऑफ कस्टमर्स। और एक चीज मैं बता देती हूँ कि ये कई बार ड्यूरेबिलिटी को भी ट्राई देखते नहीं है। हो सकता है कि इसने जो ग्लास पोर्ट्रेट जो भी इसने पसंद किया हो वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल ना हो, लेकिन स्टिल बिकॉज वो ब्यूटीफुल था इसने खरीद लिया, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो लिखिए दिस टाइप ऑफ। और ये जो कस्टमर्स होते हैं ये ज्यादातर बोल सकते हैं ना कि दे आर वेरी हैप्पी टू परचेज द प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं कि आप दुख में खरीदोगे, आपको खुशी होगी खरीदने में वो प्रोडक्ट।
आप नीड नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ आपको लगे कि अरे ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ही नहीं, ये वाला आपके अंदर होगा फीलिंग, दिमाग ये होगी आपकी, ठीक है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड एंजॉय दैट परचेज एज वेल, ठीक है। चलिए लिखिए, दिस टाइप ऑफ कस्टमर, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास। मुझसे डर लगना लगा है कि क्या हो गया? इंपल्सिव कस्टमर्स, लिखिए, दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स यूजुअली बाइज based on feelings and five senses and five senses। जो आपके सेंस ऑर्गन्स यही होते हैं ना, 5 होते हैं, पता है होगा, है ना, टंग एंड स्किन। तो ये 5 रीजन होता है परचेज करने का। कुछ अच्छा लग गया, फ्रेग्रेंस अच्छा लग गया, जैसे कोई कहीं जा रहे हैं मॉल में और परफ्यूम कोई परचेज कर रहा है आसपास कोई पर्सन, और उसका फ्रेग्रेंस आपको भी अच्छा लगा तो आपने भी खरीद लिया। आ गई बात समझ में? चल, दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू फील दिस टाइप ऑफ कस्टमर, एक मिनट रुकना, दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स यूजुअली बाइज based on feelings and 5 senses। आगे लिखिए, they want to feel good about their purchase, आगे लिखिए। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ही ऋषि को वो शर्ट अच्छा लगा, वो उसका फैब्रिक अच्छा लगा, तो वैसे ही सेलर को समझ आ गया कि दिस पर्सन इज नाउ इंटरेस्टेड इन परचेज द प्रोडक्ट। मतलब सेलर को तो समझ में आ गया कि अब इन्हें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छा लगा, तो हो सकता है अब ये खरीदेंगे। तो अब क्या करेगा सेलर? वो कहेगा सर इससे भी अच्छी वेराइटीज है और इसी स्टफ में है। अब भाई वो तो आप ले रहे थे 2000 का शर्ट, अब वो उन्होंने आपको बेच दिया 2500 का नया दिखा करके, और आपको उससे बेहतर भी अच्छा लगा। आई बात समझ में? कि जैसे आपने पोर्ट्रेट देखा, हाँ, जैसे पोर्ट्रेट देखा बहुत अच्छा लगा, उससे भी अच्छा आपको सेलर ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये तो बस एक बोल सकते हैं कि ये एक नमूना है, एक डेमो है, इससे भी बेहतर हमारे पास है। देन ही स्टार्टेड शोइंग यू मच मोर, राइट? सो नाउ यू आर गोइंग टू, अब मन बन गया खरीदने का, और उससे अच्छा लगा तो वो दूसरा वाला खरीद लिया, भले वो 200 रुपए और महंगा था। तो ऐसे कस्टमर्स को अपसेलिंग करने में भी बहुत बेनिफिशियल होता है, किसके लिए? आपके सेलर के लिए, ठीक है। तो नीड बेस्ड कस्टमर को भी आप अपसेलिंग कर सकते हो और इनको भी अपसेलिंग आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। आगे लिखिए, यू कैन अपसेल टू देम, and they will usually take it, ठीक है। अब इंपल्सिव जो कस्टमर्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी परचेज करते हैं, इनका डिसीजन भी वैसे ही क्विक होता है जैसे नीड बेस्ड कस्टमर्स का होता है। बस इनका रीजन क्या होता है कि दे आर नॉट प्री डिसाइडेड, यानी शॉपिंग करने से पहले वो डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर नेवर डिसाइडेड दैट विच प्रोडक्ट ही और शी नीड टू परचेज, इंपल्सिव में। लेकिन नीड बेस्ड में उनको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। भाई वॉशिंग मशीन खराब है तो वॉशिंग मशीन ही खरीदना है, दैट दे नो कि which product they have to purchase, but in the case of the impulsive that is not pre-decided that which product they need to purchase, और खरीदना भी है नहीं खरीदना ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होगा। वो क्विक दिमाग में आएगा आपके कि खरीदना है, अरे ये अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं, लाइक दिस। हाँ, जो पसंद आया उसको खरीद लिया और वो खुश होते हैं उसको खरीद करके। हो सकता है कि ऋषि जो शर्ट खरीदे वो जाकर के अपने सबको दिखाए भी, फ्रेंड्स को, कि देखो मैंने ये कल खरीद के मैं लेकर आया हूँ। So these peoples are very much basically feeling, बोल सकते हैं ना, एक तो ये प्लेजर वाले सिचुएशन में चल जाते हैं कि वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट खरीद के ले आए, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए, क्लियर हो गया कि कौन होते हैं इंपल्सिव कस्टमर? इंपल्सिव कस्टमर इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Next one is new customers. New customer, ठीक है।
अब न्यू कस्टमर्स कौन होते हैं? जो किसी प्रोडक्ट को पहली बार खरीदते हैं। क्या होते हैं? पहली बार परचेज करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हर एक कोई ने नया फर्स्ट टाइम मोबाइल परचेज किया होगा, किया है ना? So at that time when you purchase the mobile phone, you have multiple questions to ask कि ये कैसे रन करेगा, इसका बैटरी बैकअप क्या है, इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। कुछ लोगों ने तो पूरा मैनुअल पढ़ लिया होगा, सही बात है, that is the truth. So new customers are very बोल सकते वेरी क्यूरियस, बहुत ही क्यूरियस होंगे। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में हर चीज जानने की कोशिश करेंगे, और कई बार तो वो प्रोडक्ट खरीदना तो चाहते हैं लेकिन वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वो नए कस्टमर्स, उनको आइडिया नहीं है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। तो ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर एग्जीक्यूटिव and they are going to ask multiple questions about the product. They are going to analyze each and every words whatever you are saying. मतलब वो पर्सन ऐसे होंगे कि हर एक वर्ड को आपके पकड़ेंगे। ओके, इसका बैटरी बैकअप कितना है? 14 आवर्स। अच्छा, ओके, सो 14 आवर्स उनके दिमाग में आ जाएगा कि अब ये 14 घंटे का इसका क्या है? बैकअप है, ठीक है। अब हाँ, न्यू कस्टमर्स का माइंड हर प्रोडक्ट पे मतलब हाँ एग्जैक्टली वो कंफ्यूजन वाला केस उनमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एट द टाइम उनके पास जितने ऑप्शंस होंगे वो सबको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कौन सा खरीदे वो 100% श्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। अब भाई, जब सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल फोन खरीदा था तो मुझे याद है, आई परचेज इन 2010, और वो भी मैंने नोकिया का मोबाइल खरीदा था, सैमसंग का खरीदा था, सॉरी। तो उस समय सैमसंग का कीपैड वाला फोन आई परचेज एट दैट टाइम, एंड यू नो me and my father we basically spent around 2.5 hours to purchase that mobile phone, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा खरीदे। आसपास भी यूजर्स बहुत ज्यादा हाई नहीं थे जो आप जिससे नॉलेज और इंफॉर्मेशन ज्यादा ले पाओ। तो हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान था वो किस चीज पे था भाई? आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव पे, कि वो जो बताएंगे उस हिसाब से खरीद लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो आगे लिखिए, न्यू कस्टमर विल ऑलवेज स्टक इन वन क्वेश्चन दैट व्हाट टू परचेज, क्या खरीदे, लाइक दिस। उनको खरीदना है पर कौन सा खरीदे वो ही समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें न्यू कस्टमर्स में मैं चीजें बता दे रही हूँ, थोड़ा बहुत खुद से लिख लो, ऐसे इसका कोई प्रॉपरली फॉर्मेट या स्टेटमेंट नहीं है न्यू कस्टमर के लिए, ठीक है। इसको लिखवाने से अच्छा है कि तुम लोग समझ लो। न्यू कस्टमर्स जो होंगे दे आर क्यूरियस, ठीक है, दे नो कि दे हैव टू परचेज, but which one to purchase, what to purchase, they are always stuck with these questions, ठीक है। The new customers are always try to gain information from multiple sources so that the company just need to make a proper manual, मतलब जो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करें इसका प्रॉपरली मैनुअल सिस्टम, उनके पास मैनुअल अच्छे से वेल डिजाइंड होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि कस्टमर्स को खुद भी समझ में आए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। और जो आपके सेलर होने चाहिए वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, एक्सपर्टीज होने चाहिए, जो वो न्यू कस्टमर को फाइनली प्रोडक्ट सेल कर पाए। क्योंकि न्यू कस्टमर अगर कंफ्यूजन में है तो हो सकता है खरीदे बिना, ये भी पॉसिबिलिटी है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, दैट हो सकता है कि उसको समझ ना आए तो वो नहीं खरीदे, क्योंकि वो क्विक डिसीजन वाला सिचुएशन में नहीं होता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर जो न्यू कस्टमर्स होंगे उनके लिए आपके पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, आपका मैनुअल प्रॉपरली डिजाइंड होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो खैर कस्टमर्स इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो गए बिकॉज दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लाइक फ्रॉम यूट्यूब, from the social media, from the Google, comparison analysis charts are available for the various products. So in short, the new customers nowadays, they are getting information from the multiple sources, but still if that person is purchasing the product first time, that person is maybe hesitated toward purchasing that product, right? So for that what the company can do कि वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव अच्छा रखे, एक्सपर्टीज हो, नॉलेजेबल हो, जो उस पर्सन को कन्विंस कर सके, समझा सके, इलैबोरेट कर सके, ठीक है। आ रही बात समझ में? प्रॉपरली समझा सके कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए उनको।
और इस हिसाब से वो फिर फाइनली प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो न्यू कस्टमर्स जो होंगे वो हर प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट टाइम वाले जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे मोबाइल फोन के भी हम लोग कभी पहले फर्स्ट न्यू कस्टमर्स थे, अब तो हम लोग एडिक्ट मतलब खरीद लेते हैं, है ना। अब न्यू तो नहीं है, लेकिन जो आज भी कोई ऐसा बच्चा है 12th क्लास का जिसको फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन खरीदना होगा, तो दैट पर्सन इज अ न्यू कस्टमर फॉर द कंपनी। ठीक है, आगे बस समझ में न्यू कस्टमर्स कौन होते हैं, who are purchasing the product, that product first time। अभी के यूथ में जो खरीदता सबके पास नॉलेज रहता है तभी तो। हाँ, आज के टाइम पे सबके पास नॉलेज है, लेकिन उस कंपनी के लिए आप तो न्यू ही कस्टमर हो ना। उस कंपनी के हो सकता है कि आप कितना पढ़ोगे ये भी बताओ। हाउ मेनी मोबाइल्स यू आर गोइंग टू चेक? हार्डली 5-10, और अवेलेबिलिटी उससे भी कहीं ज्यादा है। हाँ, 2-3, हाँ, और कुछ तो आप अपने वर्ड ऑफ माउथ और फ्रेंड से भी पूछते हो और बताते हैं, वो तो उस हिसाब से आप खरीदते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे इस वर्ड से फ्रॉम द कस्टमर एग्जीक्यूटिव। क्यों होगे? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि आपको एक्सट्रीम नॉलेज तो नहीं है, बस जो पढ़ा है आपने वही नॉलेज है, और जो भी चीज पढ़ते हैं वो याद भी 100% नहीं रहता है। कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपका जितना बजट है उतने बजट में इतने सारे आप प्रोडक्ट्स दिखा देगा एट द टाइम कि यू विल बी कंफ्यूज देन, एंड एवरी प्रोडक्ट हैव देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स। लाइक एक किसी का कैमरा अच्छा है मोबाइल फोन का, तो किसी का बैटरी बैकअप अच्छा है ना, किसी का लुक अच्छा है, तो दिस इज हैपनिंग, राइट। कोई ज्यादा ड्यूरेबल है, किसी की वारंटी ज्यादा है, किसी की गारंटी है, ऐसे तो गारंटी आजकल खत्म ही हो चुका है, वारंटी ज्यादा है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। किसी के साथ ईयरफोन मिल रहा है, किसी के साथ चार्जर मिल रहा है, और किसी के साथ दोनों नहीं मिल रहा, जैसे एप्पल के साथ। सो इन शॉर्ट एवरी प्रोडक्ट हैव सम प्रॉस एंड कॉन्स। यस अभिनव? मैम न्यू कस्टमर तो कोई भी हो सकता है ना, जैसे किसी ने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिया तो। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट जब आप फर्स्ट टाइम खरीदते हो तो तब आप कंपनी के लिए न्यू कस्टमर हो। जैसे एग्जांपल के लिए, फर्स्ट टाइम यू वेंट, पहली बार अगर आप कल्याण ज्वेलर्स में गए फर्स्ट टाइम, तो आप उनके लिए न्यू कस्टमर्स हो, क्योंकि आपने उनके यहाँ से पहले कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। आई बात समझ में? तो those people are the new customers who are purchasing the product first time of that brand, that company or from that store. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? So they are new customers. Clear? Yes ma'am. Okay. Next one is potential customer. लिखिए potential customer. अच्छा देखो, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर क्या कौन होते हैं? चलिए पोटेंशियल कस्टमर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल कस्टमर्स वैसे कस्टमर्स होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं आपके प्रोडक्ट के। पोटेंशियल का मतलब होता है जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। अब जैसे अभी नया एप्पल का जो मॉडल आया था, दैट वाज अराउंड 1.5 लाख का होगा स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट, हाँ 167 का था। अब वो जो मोबाइल फोन है, कितने लोगों ने उस रेट पे लिया होगा? बहुत कम, जो कि उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जो अर्ली स्टेज पर ही प्रोडक्ट को परचेज कर ले, अर्ली जो अडॉप्टर है, वो इसीलिए अडॉप्टर अर्ली है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का प्राइस पे कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को पोटेंशियल कस्टमर बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे आई एम नॉट द पोटेंशियल कस्टमर बिकॉज आई कैन नॉट एबल टू पे 1,67,000 इन द फर्स्ट गो, सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए नहीं, राइट। तो यहाँ पर वैसे रिच पीपल, हाई स्टेटस पीपल जो एप्पल फोन को उस रेट पे खरीद सकते हैं, हर एक कोई तो नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो दे आर पोटेंशियल कस्टमर्स। क्लियर हो गई बात? जो अर्ली स्टेज पर अडॉप्ट कर ले प्रोडक्ट को बिकॉज देयर अफोर्डेबिलिटी इज लाइक दैट और द कंपनी इज मेकिंग प्रोडक्ट फॉर देम एज वेल। So आपको क्या लगता है कि जो एप्पल है that is for the high status people, that is the truth. Audi is for the high status people. Gucci, Prada and the Burberry, these brands are for the high status people. Armani is for high status people, right? Every customer is not the potential customer. हर एक कोई खरीद ही नहीं सकता। सही बात है, खरीद सकता है लेकिन प्रायोरिटी कुछ और है। अब अगर 30,000 रुपए का शर्ट खरीदने बोल देंगे तो थोड़ी खरीदेंगे? खरीदेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 30,000 रुपीज हम कहीं और यूटिलाइज करेंगे। But the people whose earning is 1 crore in a month, that definitely that person is going to purchase it. So potential customer who is able to purchase your product, afford your product, early adopter at early stage of the product. Clear? तो ये हम लोग next class में complete करेंगे. Anyone have any doubt?
Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? No, ma'am. समझ में आया No, सबको? ma'am. Yes, ma'am. क्लियर Yes, है? ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. बाकी Yes. और भी जो 2-3 टाइप्स बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. उसके बाद we will move toward the other topic, that is the consumer buying behavior, that is VCDH. VCDH क्या है? Variety seeking consumer behavior. C से है complex buying behavior. D से है dissonance reducing buying behavior और H से है habitual buying behavior. तो ये चारों टर्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. Okay, see you all in the next class. Thank you, ma'am.